कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो पहले लिखिएगा अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, बेटा लिखो अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, मैंने बताया था उस दिन ऑल द नेचुरल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो लिखिएगा डेफिनेशन, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, if work done by the force to displace a particle, work done by the force to displace a particle from one point to other, independent of the path followed by the particle, but depends only initial and final point, ठीक है। अब सुनो जैसे ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि यदि हमारे पास ये तीन, दिस इज द वे, ये है फर्स्ट पॉइंट ए और दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब कोई पार्टिकल, बेटे ये समझो जरा ध्यान से, यहां से ये जो हमारे पास ये पॉइंट क्या है हमारा बॉटम अर्थ सरफेस, अब ये पार्टिकल इस पॉइंट से ऐसे आ जाए नीचे, या वो ऐसे आए नीचे, या वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, किसी भी पाथ को फॉलो करे, बट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, यानी कि ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी वी है। वी ऑलवेज कंसीडर द मोशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, किसमें कंसीडर करते हैं, तो वी कंसीडर the motion takes place in vacuum, ठीक है। मीन्स देयर इज नो resistive force, no resistance offered by the medium, no resistance offered by the medium, तो motion to be takes place in vacuum. in that case, उस केस में क्या होगा कि जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है। केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो फोर्स कैसा हमारा, कंजर्वेटिव, ठीक है। अब इन कंजर्वेटिव फोर्स जो नेट वर्क डन है, चलिए लिखिएगा, हाँ जी, की पॉइंट जी, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if work done by the force, a force is conservative if, की पॉइंट है, की पॉइंट, if क्या लिखा है, a force is conservative if work done by the force to move a particle around any closed path is equal to zero। देखो कैसे, जैसे मैंने ये कहा, सपोज दिस इज द पाथ, ये, और फोर्स कैसा है, देखिए इनिशियली द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फाइनली इट रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए। तो बेटे ए टू बी का वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी, है ना। और ये कैसा है, हमने कहा पॉजिटिव, एंड इन रिटर्निंग फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है हमारा, फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस इज द वर्क डन डब्ल्यू बी टू ए। तो इन रिटर्निंग
रिटर्निंग का मतलब क्या हो गया? रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट, रिटर्निंग टू सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटे? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना? तो ये डब्ल्यू बी है, बी ए है, और ये कैसा है? डब्ल्यू ए बी। तो यार इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो नेट वर्क डन कितना हो गया? नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। क्यों हुआ? बिकॉज द रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बस ये याद रखें कि जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब अरे डिस्प्लेसमेंट जिस रास्ते आए और उसी के वापस चले गए। ठीक, ये थोड़ा असिमेट्रिकल ग्राफ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मीन्स आप लिख देना डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। तब नेट वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? जीरो। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब याद रखना, धीरे धीरे की पॉइंट बनाने हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, if the amount of work done, if the amount of work done in moving an object against a force, in moving an object against a force from one point to other point, from one point to other point, डिपेंड्स ऑन द पाथ, अंडरलाइन कीजिएगा इसे, डिपेंड्स ऑन द पाथ along which the body move, along which the body moves, such force called non-conservative, such force called non-conservative। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कोसिटी, यानी कि विस्कस फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ब्रैकेट में कीजिएगा, विस्कस फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में कर लीजिएगा नॉन कंजर्वेटिव में, हाँ कंजर्वेटिव में ऑल नेचुरल फोर्सेस, ऑल natural forces, all natural forces as gravitational, electromagnetic, gravity, ये सब क्या है हमारे? सब क्या है हमारे? नेचुरल फोर्सेस। ठीक है। अब सुनो बेटे, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएगा वो बता रहा हूं मैं, ये करा दिया था मैंने, हाँ। अब लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी, समझा मैंने, सब कुछ दिया था, अब बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में लिख पा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्कूल के अंदर क्या लिख के आना है आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन लिखिएगा, द एनर्जी possess, P-O-S-S-E-D, possessed by virtue, by body, the energy possessed by body by virtue of its motion, by virtue, V-I-R-T-U-E, by virtue of its motion, called kinetic energy, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इसमें, सेकेंड पॉइंट, it is a scalar quantity, and measure in joule,
in MKS and in ERG in CGS, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, इसे अंडरलाइन कर लो, बस इतना याद रखना है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब लिखिएगा एक्सप्रेशन, डेरिवेशन क्या हो गया इसे, तुम सो क्यों जाते हो यार तुम, बेटा स्टूडेंट बन के बैठा करो क्लास के अंदर, मुझे आलसी बच्चे पसंद नहीं है, सोना घर बैठो आराम से। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ स्कूल से आते हो थक जाते हो, सब चीज मानते हैं, लेकिन जितनी देर पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर उतना तो कर लो। अब तो स्कूल का करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेरिवेशन, ये भी आपके यहाँ पे 2 नंबर का पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन है बेटे, डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। अब इसे 2 स्टेटमेंट, 2 छोटी छोटी लाइन लिखिएगा। लेट अ बॉडी ऑफ मास, अरे तैयारी तो हमें सबकी करानी पड़ती है ना, स्कूल की भी करानी है, बोर्ड की भी करानी है, और साथ में नीट की भी करानी है, जेई की भी करानी है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कैसे लिखना है। लिखिएगा लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, और आप 11th में सब चीज सीखो। लेट अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लेट अ बॉडी ऑफ मास m start from rest its journey and a force F applied on the body, and a force applied, मतलब force F applied on the body, force F capital F applied on the body which produce a displacement, which produce a displacement ds, कितना मान लिया हमने, ds and hence a small work to be done। जब भी हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं बेटे, तो हम क्या मान के चलते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, क्या मान के चलते हैं, मतलब लार्ज डिस्प्लेसमेंट ना मान के हम क्या मान के चलेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो, सुनो मेरी बात। लेट दिस इज द बॉडी ऑफ मास m, initially it is placed at rest and by applying a finite magnitude of force F, मैंने क्या अप्लाई किया, F, है ना। और इससे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो गई, मैंने कहा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ये है ds, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ds, और ये बॉडी कहाँ पहुंच गई हमारी, हमने कहा फाइनली ये यहाँ पहुंच गई, ठीक है। और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v, कितनी वेलोसिटी है, फाइनली इट अचीव्स फाइनल वेलोसिटी v। तो ये यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क टू बी डन, स्मॉल वर्क टू बी डन, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, क्या होगी बेटे डेफिनेशन, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx या ds वाट एवर, अरे ds मान लो, dx मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, dx मान लो, ठीक है, dx एंड द नेट वर्क डन बाय इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटे, dW इंटीग्रेशन F dx। पहले बताओ समझ में आ गया। 2 स्टेप आपको याद रखने हैं कि हम जब भी बात करेंगे किसकी, कैलकुलस मेथड की, तो हमेशा क्या मान के चलेंगे, स्मॉल वेरिएबल, क्या मतलब, सॉरी, स्मॉल एलिमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज फॉर वर्क डन, ठीक है। ये 2 स्टेप आपको याद रखने होते हैं जब भी ड्राइव करते हैं, नहीं तो आप कर ही सकते हैं, वेरिएबल फोर्स है। अब बताओ डेफिनेशन क्या है कि सिंस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू
एंड ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, या मैं इसको क्या कर दूं, इसमें dx का मल्टीप्लाइड किया और dx का डिवाइड किया, और इस dx को हम इधर लेके आ गए और dv को उधर ले गए, तो क्या लिख सकते हैं इससे बेटे, a इज इक्वल टू dx, क्या है, dx अपॉन dt और dv अपॉन dx, dv अपॉन, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। सारणी बेटे इधर बैठ जाओ, तुम गर्मी लग रही है, इधर बैठ जाओ बेटा, तुम थोड़ा इधर हो जाना, चर्चा हो रही है, अच्छा अच्छा, हाँ ये आ गया हमारे पास, तो मुझे भी लग रही है गर्मी, हाँ जी, श्री राधे, कहाँ गए, हम कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, शाबाश बोलो, मास इंटीग्रेशन, ये क्या है हमारे पास, v dv अपॉन dx इंटू dx, अरे dv मास और a की जगह पे क्या लिखा मैंने, v dv अपॉन dx, तो ये आ गया, और dx से dx कैंसिल, गेटिंग माय पॉइंट, तो नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m v dv। अब बताओ बच्चों किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये w के रेस्पेक्ट में है और ये किसके रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी, तो इनिशियली व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0, w1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और जब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, तो वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, दैट इज कैपिटल W। अरे नेटवर्क डन। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन x, dw का इंटीग्रेशन w, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शाबाश बोलिए, dw का इंटीग्रेशन w इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू m, बाहर आ जाएगा, v dv, v की पावर कितनी है, 1, अरे x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू v, 0 टू v, बस पुट द वैल्यू अप इन प्लेस ऑफ w, अपर लिमिट माइनस इन प्लेस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 m ब्रैकेट v की जगह पर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ m v स्क्वायर, और ये जो वर्क डन है दैट इज इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी, तो यही काइनेटिक एनर्जी है। अरे आगे बात समझ में, चेंज इन वर्क डन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी, पहले वर्क डन कितना था, 0, अब कितना हो गया, w, तो चेंज इन वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। नोट कीजिए फटाफट। अरे बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, इसलिए आराम से समझते चलो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, करोगे घर पे बैठ के तो। मेहंदी कर रही है वो, देखो नेक्स्ट, नोट, हाँ करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम कहाँ, फिर टाइम हो जाएगा, फिर मुझे जितना कराना उतना नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मुझे आज किताब खत्म करनी है, ये कर लो जल्दी लो, वहाँ से डाल देना, फिर उसे अभी डाल देना, ठीक है बेटे। हाँ स्क्रीनशॉट, मेरा फोटो मत ले लियो, हाँ लिखो आप नेक्स्ट। हाँ बेटा ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसे, ये मान लो ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, क्या ये ब्रह्मास्त्र, ये एक ऐसा अस्त्र है कि यदि ये तुमको लगाना आ गया
तो पूरी फिजिक्स में जहां क्वेश्चन कहीं भी अटक रहा हो मोशन से रिलेटेड, इस ब्रह्मास्त्र को लगाओ, क्वेश्चन बाहर, ठीक, सॉल्यूशन निकल आएगा अपने आप। तो इसे सीखना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। देखियो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये प्रूव करने के लिए भी आएगी आपके एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स acting on a body, the work done by the net force acting on a body equal to change produced in the kinetic energy, या खाली work done by the body is equal to change in kinetic energy, बस ये कर लो। according to this theorem, क्या बोला था मैंने पूरा? हाँ बेटा लिखा करो, तुम किताब की लैंग्वेज नहीं लिखवा था। The work done by the force acting on a body is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy, ठीक है, change in kinetic energy। अब देखो सुनो, this is a body of mass m which is moving with initial velocity u, पहले क्या थी, 0 थी, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर u मान लिया। when the force is to be applied on the body, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vu, एंड फाइनली इट अचीव्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v। तो वही रूल है कि स्मॉल वर्क, लेट द स्मॉल वर्क टू बी डन, स्मॉल वर्क टू बी डन, टू बी डन टू move a small displacement, dx, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब तो मैं डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, f dx एंड सिंस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू, बोलो, अब तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं v dx, वो v dv अपॉन dx, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये याद करना है v dv अपॉन dx। तो अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। तो पुट इन दिस इक्वेशन, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m v dv अपॉन dx, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन द वेलोसिटी इज u, द वर्क डन इज w1, कितना है, w1, फाइनली द वेलोसिटी इज v, द वर्क डन इज w2। अब dx से dx क्या हो गया बेटे, कैंसिल आउट, तो हम क्या लिख सकते हैं, dw का इंटीग्रेशन बोलो, w, तो w इज w इन स्क्वायर ब्रैकेट w1 टू w2, दिस इज द लिमिट, कहां से लेकर कहां तक वर्क डन हो रहा है। आज ये नहीं आई, क्या नाम है इसका, नहीं सान्या, नहीं तनिष्का, ये वास्तव में एम कौन आया, शिवम, हाँ मोक्ष भी नहीं आया, उसने फोन कर दिया मुझे, सर आई एम सो बिजी यू नो, मैं रैप्टे खा जाएगा तो मेरे हाथ से। यू वी, ना हाथ खुलवाओ मेरा, जिस दिन हाथ खुल गया ना बेटे फिर पता नहीं कौन कौन बजेगा। W2 माइनस W1 इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अरे v की जगह पर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, और फिर v की जगह पर लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, दिस इज चेंज इन वर्क डन, चेंज इन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज, अबे क्या है, u स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या हम कह सकते हैं W1 इज इक्वल टू 0, शुरुआत में वर्क डन कितना है मेरा, 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे आगे बात समझ में नहीं है,
इफ, ये लिख लो, इफ इनिशियली नो वर्क टू बी डन, नो वर्क टू बी डन, नो वर्क टू बी डन, क्या आएगा? W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक। चलिए नोट कीजिए फटाफट। सिंस द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेटे? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ओहो कहाँ लिख दी मैंने, लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों हमारी? काइनेटिक एनर्जी K मान लो, क्या है? K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है दोनों में? मास। क्या चीज कांस्टेंट है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने बेटे v को एलिमिनेट कर दिया, जो चीज कांस्टेंट है उसको लिया और जो नहीं है वेरिएबल है उसको हटा दिया। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन m, P अपॉन m। तो इसका मतलब सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह पर m और v की जगह पर क्या हो जाएगा? ये p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो क्या हो गया एक्सप्रेशन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 या p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m। अरे आई बात समझ में नहीं आई? हो गया डायरेक्ट, दिस इज द रिलेशन। एंड सिमिलरली, सिमिलरली P इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, 2m के, अरे 2m के, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। अरे आसान, जल्दी जल्दी करो, एकदम छापो तुरंत। ठीक है, अब लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब चैप्टर है ये। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज। अब बेटे सुनो, परसेंटेज चेंज निकालना है, इधर सुनो, परसेंटेज चेंज। तो जो भी चेंज निकालेंगे हम, वो किस पॉइंट पर निकालेंगे? कि यदि भाई हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। एक क्या होगी? इनिशियल, और दूसरी क्या है? फाइनल। तो दो केस हो सकते हैं कि या तो फाइनल वाली वैल्यू इनिशियल के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, और या इनिशियल वैल्यू फाइनल के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, यानी फाइनल घट रही है। फाइनल वाली घट रही है तो क्या होगा? लॉस की गेन। फाइनल वाली घट रही है तो लॉस हो रहा है, और फाइनल वाली बढ़ रही है तो गेन। तो ये दो चीजें पूछी जाती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गेन इन परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस। क्या पूछा जाता है? परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस। अब सुनो यहां पर, हाँ जी, अब देखो ये बच्चे घूम रहे हैं, अब ये मेरे हाथ से आज मार खाएंगे। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज है ना। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो हमारे पास था क्या होगा? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अरे चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी। क्या? इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे मान लो इनिशियल वैल्यू ऑफ P, ओहो, P Q इनिशियल और मल्टीप्लाइड बाय 100।
हमेशा क्या आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? इनिशियल। क्या आएगा? कभी भी क्या नहीं आएगा? फाइनल। तो मैंने कहा इफ फाइनल, पहला केस, इफ फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल, इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो बताओ क्या हो रहा है? लॉस की गेन? गेन। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज गेन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 इंटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? सेकंड, इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, तो क्या होगा? बोलो। परसेंटेज लॉस। परसेंटेज क्या होगा? बोलो फॉर्मूला परसेंटेज लॉस का। इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 इंटू, समझ में आ गया?